नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कोई कोट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, किसी कोट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके आदर्शों के बारे में बात करूँगा जिनका नाम आपने सुना है और फोटो देखकर आप समझ भी गए होंगे। चाणक्य जी। आपने चाणक्य नीति भी शायद कहीं ना कहीं या कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। उनके कुछ नीति में, चाणक्य नीति में जो उपदेश दिए गए हैं उनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा। तो मैं कुछ इन्हीं के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो इनके आदर्श थे, उनकी बात करता हूँ। तो पहली बात, आपने कहानी सुनी होगी इनकी कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस तरह से एक बालक से लेकर एक राजा बनाया था इन्होंने। तो आपने अगर वो कहानी पढ़ी है, देखी है या सुनी है, तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से एक लंबे समय तक एक प्लानिंग की जाती है और उस पर वर्क किया जाता है। जैसे कि चाणक्य जी ने एक बच्चे को छोटी जगह से उठाया और उसे राजा बनाया। और ये छोटा मोटा मतलब ये कोई कम टाइम नहीं था, ये बहुत लंबा समय था। तो इनसे हमें सीखने को मिलता है कि पहली बात तो आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आप लॉन्ग टाइम तक एक प्लान बना कर रखिए। आपके पास जो भी लक्ष्य रहेगा वो 2 दिन में बनकर तैयार नहीं होता है। हमारे देश को भी आज़ाद होने के लिए 90 साल का टाइम लग गया था। 1857 में क्रांति चालू हुई थी और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तो इतना सारा टाइम लग गया था। कोई भी कंट्री है, उसको आज़ाद होने में 1-2 दिन नहीं लगे, उसको आज़ाद होने में बहुत टाइम लगा है ना। ठीक इसी तरह हमें भी जो भी हमारा फोकस है, जो हमको चाहिए है, उसके लिए लॉन्ग टाइम तक की हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। फिर जब इतनी लंबी आप प्लानिंग बनाओगे तो उसके लिए आपका जो तैयारी करने का तरीका है उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो मैं करके रहूँगा, और उसमें कितना भी टाइम लगे लेकिन मुझे ये चीज़ करनी ही है। तो ये आपको चाणक्य जी से कहीं ना कहीं सीखने को मिलती है, क्योंकि एक बच्चे को एक राजा तक पहुंचाना, ठीक है, अब उसके पीछे उनका जो भी मोटिव रहा हो, हमारा भी अपने कार्यों के लिए एक मोटिव रहता है, हमारा भी उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। एक लक्ष्य के पीछे एक कारण होना चाहिए। तो हमारा जो भी लक्ष्य रहेगा उसके पीछे हमारा एक कारण होना चाहिए कि हमें आखिर ये क्यों करना है। ठीक है, फिर हम उस लक्ष्य को, उस कारण को और उस अपने धैर्य को और उस समय को जो हमने प्लान किया है, ये सारी चीज़ें लेकर आगे बढ़ना है। तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है, हमें धैर्य बनाकर रखना है और हमें लंबे समय तक के लिए उससे उस चीज़ को समझना है, आगे बढ़ना है, तो उससे जुड़े रहना है। ऐसा नहीं कि हमने प्लान बना लिया, ठीक है, हमने लक्ष्य बना लिया लेकिन हम बीच में हट गए। नहीं, हटना नहीं है, हमें उससे जुड़े रहना है। तो जुड़े रहना ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। आप अगर बीच में खो गए कहीं तो हो सकता है कि जो आपका लक्ष्य है वो भी खो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उसके लिए एक धैर्य भी रखना होगा, उसके लिए आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप तैयारी भी कर रहे हो, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई भी, उन चीज़ों का एक समय रहता है कि इतने समय में ही वो सब्जेक्ट आपके ख़त्म होंगे और उतने समय में ही आप उन चीज़ों को दिमाग में रख पाओगे, समझ पाओगे। तो हर चीज़ का एक समय निर्धारण होता है। आपको ये चीज़ें चाणक्य जी से बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए कि किस तरह से करना है और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा और कितना गहराई में, आपको कितने गहरे पानी में जाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से मैं इस उंगली के इशारे में, जो इस फोटो में इनका इशारा है, मतलब फोकस करो अपने उस लक्ष्य की ओर और धैर्य करो और इस तरह अपनी चोटी बांध लो कि मैं तब तक चोटी नहीं खोलूंगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाएगा। तो इस तरह मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और इसी से संबंधित रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा आयोग का विषय है, वो है नीति आयोग। नीति आयोग ने भी अपने कुछ कमी जो प्लान बनाए हैं, जिस तरह से वो कार्य कर रही है, वो भी इन्हीं के आदर्शों पर कार्य कर रही है। क्योंकि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो पहले था उसके कुछ प्लान सही नहीं थे, उसकी कुछ रणनीति सही नहीं थी, और नीति आयोग की अच्छी रणनीति होने के कारण आज वो कार्य कर रहा है इतने अच्छे से। तो अभी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
आज हम जिस आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है नीति आयोग। यहाँ पर नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका मतलब है कि राष्ट्रीय संस्थानों के लिए भारत में जो बदलाव है उनके लिए ये आयोग बनाया गया है। नीति का मतलब होता है पॉलिसी बनाना, मतलब कि जो ये आयोग है, अगर इसका केवल नीति वर्ड का मतलब देखें तो पॉलिसी, वैसे भी इस आयोग का जो कार्य है वो प्लानिंग करना है, पॉलिसी करना है। तो पॉलिसी किन किन की बनाएगा, वो पॉलिसी बनाता है वो कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म में रहेगा उनकी, सरकारी संघ जो होते हैं, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो होते हैं, प्रतिस्पर्धी संघवाद वाली जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए। फिर ये थिंक टैंक का कार्य करता है, विशेषज्ञ जो मंडल होता है वो पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग करेंगे, जितने भी कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव संस्थान हैं उनके लिए करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन, तो ये मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन क्या करना है, निगरानी क्या कर रखनी है और मूल्यांकन क्या करना है, उनके लिए भी पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग का कार्य करता है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी वर्क करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी वहाँ भी ये कार्य करेगा। और ये कुछ मिशंस चलाती है, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन है, तो इसके द्वारा भी ये बहुत सारे कार्य करती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि नीति आयोग का जो कार्य है और जो उसका फुल फॉर्म है किस तरह है। नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब क्या, देखो ये एक स्टैट्यूटरी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिनका संविधान में वर्णन है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका उल्लेख मिलता है, वो बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नीति आयोग का कोई भी उल्लेख नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिले। संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो नीति आयोग से संबंध रखता हो। इसके अलावा स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब वो बॉडीज़ जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई है। सांविधिक निकाय जो होते हैं वो बनाए जाते हैं किसी अधिनियम के द्वारा। अब नीति आयोग किसी अधिनियम के द्वारा भी नहीं बनाया गया, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना तो ये संवैधानिक निकाय है और ना ही ये सांविधिक निकाय है। तो ये किस तरह का निकाय होगा, ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारिणी निकाय है। ये एडवाइजरी का काम करता है, सलाह का कार्य करता है, पॉलिसी मेकिंग का कार्य करता है, इसलिए ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब इसको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया, मतलब कि ना तो किसी आर्टिकल के द्वारा और ना ही किसी एक्ट के द्वारा, मतलब ना ही इसके लिए कोई अनुच्छेद है और ना ही कोई अधिनियम है। तो ये बनाया किस तरह गया है, ये बनाया गया है कैबिनेट रेजोल्यूशन के द्वारा। कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, फिर कैबिनेट ने एक कार्यकारिणी निकाय बनाया, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई। तो नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेकिन इसकी शुरुआत जैसे इसको बनाया गया था एक जनवरी 2015 को। इसके पहले क्या था, इसके पहले जो नीति आयोग था ये कार्य करता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो था उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए और उन सारे बदलावों के कारण ये जो बनकर निकल कर आया है निकाय, ये नीति आयोग जो बना है ये बना है 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया यही कार्य कर रखता था, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के बाद में 2015 में इसको बनाया गया है। अभी हम इसकी हिस्ट्री पता करें या हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, उसके पहले जो ऑफिशियल साइट है नीति आयोग क्या कहता है, ये उसकी ऑफिशियल साइट में क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम उसकी जानकारी इकट्ठे कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम इसकी जो हिस्ट्री है किस तरह से इसको बनाया गया है अपने नोट्स के थ्रू देख लेंगे। शॉर्ट नोट में समझेंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया और नीति आयोग किस तरह से कार्य करता है। उसके पहले जो नीति आयोग की ऑफिशियल साइट है इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ से नीति आयोग के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग बनाया कब गया था। तो नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग मतलब 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, ये हमें याद रखना है। ऐसा नहीं कि हम पहुंच जाएंगे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, हमने सोचा कि यार इसका तो पहले नाम रहा होगा, नहीं, नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं
तो अभी से मतलब 2015 से इसका नाम नीति आयोग है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहीं पर इसका गठन हुआ है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था उसका, लेकिन उसमें सुधार करके उसका नाम बदला गया, उसमें जितनी कमियां थी उसको दूर करके ये नया संस्थान बनाया गया, नया निकाय बनाया गया, नई बॉडी बनाई गई है अलग से। तो इसका निर्माण हुआ था 1 जनवरी 2015 को, तभी से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? पहले ऑब्जेक्ट में दिया है कि जो स्टेट है, स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो देश के हिसाब से रहेगा। देश के लिए, अगर नेशन के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं डेवलपमेंट का, जो प्रियोरिटी रहेगी, जो सेक्टर्स रहेंगे, उनमें जितना भी डेवलपमेंट होगा, चाहे वो किसी स्टेट का हो रहा है, लेकिन वो किस बेस पर होगा, वो पूरे कंट्री के बारे में बात करेंगे कि देश के हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर हम किसी स्टेट में कोई डेवलप कर रहे हैं चीज़, या किसी चीज़ में हम विकास कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से किया जाना चाहिए कि उससे देश का भला हो जाए, है ना। तो पहला जो इसकी प्लानिंग रहती है, पहला जो इसका एडवाइस रहती है कि आप कोई कार्य करो, मान लो कोई भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, चाहे वो रोड हो या कुछ भी, उससे फ़ायदा होना चाहिए हमारी कंट्री को। आप राज्य में कोई भी वर्क कर रहे हो, देखो इतने सारे राज्य हैं, अब सारे राज्यों की ज़रूरतें अलग होंगी। अब हर राज्य की जो ज़रूरत होगी वो अपने अपने यहाँ डेवलपमेंट करने की सोचेगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आपके यहाँ ये कमी है, चलो आपका डेवलपमेंट हो गया, लेकिन अब जो आप करने वाले हो वो इस तरीके से करो कि हमारे देश का भी विकास हो जाए। आप ऐसी योजनाएं बनाओ या फिर ऐसे कार्य करो कि उससे जो देश है उसका भी विकास होना चाहिए। पहले पॉइंट था, जो हमारा पहला पॉइंट था, उससे ही दूसरा पॉइंट जो है वो रिलेट करता है। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक्स स्ट्रॉन्ग नेशन। तो सीधी सी बात है, जब हम पहले उसमें पैराग्राफ में बात किए थे, पहले पॉइंट में बात किए थे कि आप जितना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितनी भी प्रायोरिटी दी जा रही है, जितने भी सेक्टर्स हैं, वो इस तरह से करो आप अपने स्टेट में कार्य कि आपका नेशन है, जो देश है, आप राज्यों में इस तरह से कार्य करो कि देश का भी भला हो जाए। तो यहाँ पर ये बोला गया है दूसरे पॉइंट में कि अगर जो स्टेट है, अगर उनको स्ट्रांग बना दिया जाए तो देश भी स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरह से ये बात कही गई है दूसरे पॉइंट में। उसी के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, उसी के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं कि हम स्टेट को इस तरह से कार्य करें, इस तरह से स्ट्रांग बनाएं कि उससे देश भी स्ट्रांग हो जाए। तो वो कौन एडवाइस करेगा, उसकी एडवाइजरी कौन करेगा? वो करेगा नीति आयोग। नीति आयोग एडवाइजरी करेगा, पॉलिसी मेकिंग करेगा कि उससे जो स्टेट है वो तो स्ट्रांग हो, उससे देश को भी फायदा मिले और वो भी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि स्ट्रांग स्टेट मेक्स अ स्ट्रांग नेशन। अगर कोई राज्य स्ट्रांग बनाना है, राज्य को मजबूत करना है, और तो वो इस तरह से बनेगा कि देश भी मजबूत हो जाए। अगर किसी देश को मजबूत करना है तो राज्य भी मजबूत करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पर देखें तो थर्ड पॉइंट से एक बात निकल के आती है कि हमें छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर कार्य करना है, ना कि बड़े स्तर से छोटे स्तर पर। तो जो लेवल्स है गवर्नमेंट के वो इस तरह से रहेंगे कि हायर लेवल जो होता है, टॉप से बॉटम पर कार्य नहीं करना है, हमें बॉटम से टॉप पर कार्य करना है। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया है कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी इस तरह से बनानी चाहिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो हमारी बनी रहे। मतलब कि जो रणनीति हमें बनानी है, जो आर्थिक रणनीति रहेगी या नीतियाँ जो बनाई जाएंगी, वो इस तरह की नीति आयोग के द्वारा दी जाती है कि जैसे वो एडवाइस करता है कि आप इस तरह की नीति बनाओ, इस तरह की रणनीति बनाओ कि उससे जो नेशनल सिक्योरिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में ये बात बोली गई है कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो होनी चाहिए। आप इस तरह के कार्य करते हो, उसकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, उसकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि जो सोसाइटी है, जो नेशन है, जो राज्य हैं, उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस होनी चाहिए, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं जो उनमें डेवलपमेंट होना चाहिए। ये बात बोली गई है फिफ्थ पॉइंट में। ये अगले पॉइंट में क्या बोलता है, जो सेवेंथ पॉइंट है उसमें ये बोल रहे हैं, नीति आयोग का मानना ये है कि आप चलो नीति बना लिए, रणनीति बना दी, आपने एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, एक ढांचा तैयार कर लिया,
उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर आ गए हो, आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, निगरानी रख रहे हो मतलब, और उसका मूल्यांकन भी कर रहे हो, एवेल्यूएट कर रहे हो। लेकिन वो किस तरह का करोगे आप? चलो आपने सब कुछ कर लिया है, आपने एक रणनीति अच्छी बना ली, नीति भी बना ली, उसका एक ढांचा तैयार कर लिया, उसको डिज़ाइन कर लिया है, लेकिन जितनी भी आपने पॉलिसी बनाई वो किस तरह की बनाओगे? 1 साल 2 साल के लिए नहीं। आप जो भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको? हो सकता ना दिखे। इसलिए आप जो भी प्लानिंग करते हो वो इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, आपके काम में इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि वो दीर्घकालीन होनी चाहिए। तो ये बात करते हैं, ये सलाह देते हैं कि आप जितना भी प्रोग्राम बनाते हो, उसका फ्रेमवर्क करोगे, उसमें जो इनिशिएटिव्स लाते हो, उसकी जो मॉनिटरिंग करोगे, वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो एक लंबे टाइम के लिए होनी चाहिए, एक दीर्घकालीन होनी चाहिए। तो इस तरह से नीति आयोग अपना एक ऑब्जेक्टिव्स देता है। नेक्स्ट पॉइंट में नीति आयोग का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें ये निकल कर आता है कि आपने जितनी भी रणनीति बनाई है, जितनी भी आपने प्लानिंग की है, ये किस तरह की होनी चाहिए। तो इसमें एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, पार्टनरशिप के लिए इनकरेज करते हैं कि भाई जो आप में मित्रता है, आप में जो बंधुत्व रहेगा वो इस तरह का होना चाहिए कि राज्यों का जो देश से संपर्क होने चाहिए, मतलब कि जो स्टेट में गवर्नमेंट है उसका सेंट्रल से अच्छा मिलाप रहना चाहिए। तो और नेशन का जो है वो इंटरनेशनल में होना चाहिए, हमारे देश का विदेशों से अच्छा संपर्क होना चाहिए, लिंक होनी चाहिए दोनों के बीच में। तो ये इस तरह की बात करती है, ये एडवाइस देते हैं कि आप जो भी कार्य करने वाले हो उसका संबंध होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। स्टेट जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होने चाहिए, उनकी प्लानिंग जो है, जो भी वो योजनाएं निकाल रहे हैं तो वो इस तरह से करें कि एक दूसरे को भी फ़ायदा हो जाए। अगर स्टेट को यूनियन से फ़ायदा होना चाहिए और यूनियन में अगर कोई रणनीति बनाई जा रही है, कुछ योजना बनाई जा रही है, तो उससे स्टेट को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। इस तरह की पार्टनरशिप की बात करता है नीति आयोग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट होना चाहिए। जितनी भी आप ये पार्टनरशिप कर रहे हो या फिर जितने भी आपके बीच में संबंध बन रहे हैं वो किस तरह के होने चाहिए कि उसमें ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता का सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए, ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए कि लोगों में जो ज्ञान है, जो नवाचार होगा, जो उद्यमशीलता होगी, उसका आदान प्रदान होना चाहिए। इस तरह से एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इस तरह की राय देते हैं। नीति आयोग इसी तरह की एडवाइस देता है कि आप जो है जितने भी वर्क करने वाले हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, उससे नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उसमें ज्ञान, नवाचार और उद्यमशील समर्थन की प्रणाली होनी चाहिए। इस तरह की ये बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एक ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, वो बोलते हैं कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं या डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में इश्यू नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉरेस्ट है और अपना ये हाईवे वाला डिपार्टमेंट है, रोड वाला, ठीक है, और रेंजर फॉरेस्ट वाला डिपार्टमेंट है। अब रोड निकालनी है किसी को तो फॉरेस्ट वाला ये बोल रहा है कि नहीं, हमारे इधर से नहीं निकलनी है, आप हमारा पूरा जंगल बर्बाद कर दोगे, इस तरह का। तो अगर इम्पोर्टेंट है, आपको हाईवे बनाना है, उससे भी तो डेवलपमेंट होगा किसी स्टेट का, किसी राष्ट्र का, ठीक है, किसी राज्य का डेवलपमेंट होगा, किसी राष्ट्र का डेवलपमेंट होता है। तो जो डेवलपमेंट होगा, चाहे वो किसी स्टेट के लिए हो, चाहे यूनियन के लिए, अगर दो डिपार्टमेंट है तो वो एक दूसरे से इस तरह से इंटरकनेक्ट होने चाहिए, एक दूसरे को इस तरह से संपर्क होना चाहिए उनका कि जुड़े हुए होने चाहिए, एक दूसरे में रुकावट पैदा ना हो। इसलिए ये बोलता है नीति आयोग कि इंटर सेक्टर और इंटर डिपार्टमेंट हैं, उनमें इशू नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे से सलाह मशवरा करते रहना चाहिए, एक दूसरे की जो पॉलिसीज़ रहेंगे उनको पढ़ें और उस हिसाब से अपना आगे का कार्य करेंगे। तो दोनों जब एक दूसरे को समझेंगे तो वो अपना आगे कार्य कर पाएंगे। जैसे हाईवे बनाना है, जैसे अभी आप भोपाल की बात कर लो, तो भोपाल में ये प्रॉब्लम हुई थी कि वहाँ पे हमें अभी मेट्रो बनानी है, तो मेट्रो के लिए काफ़ी जंगल कट रहा है ना। तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट वाले हैं उन्होंने बोल दिया कि हमारा जंगल बहुत सारा कट जाएगा, बहुत नुकसान होगा, तो आप यहाँ पर अभी मेट्रो का कार्य यहाँ से नहीं कर सकते हो। हाँ, आपके लिए कुछ
आप या तो दूसरी जगह से मेट्रो का कार्य करो। तो अभी ये जो इंटर डिपार्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही है ना, इश्यूज हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। या तो इसी के लिए वो बोलते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाओ कि जो ये इश्यूज हैं ये डेवलप नहीं होने चाहिए, इन इश्यूज को डिपार्टमेंट है वो खुद ही सॉल्व कर ले, इस तरह की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में नीति आयोग ये बोलते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं उनको इस तरह से मेंटेन करना है कि गुड गवर्नेंस रहे और सस्टेनेबल रहे और इक्विवेलेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब कि जो धारणीय चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, धारिता होनी चाहिए उसमें, और जो अभिशाखा है वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें एक गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए और इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इस तरह की मेंटेन करने की बात करते हैं नीति आयोग। नेक्स्ट पॉइंट में नीति आयोग जो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं वो है मॉनिटरिंग करना और एवेल्युएट करना। जितने भी प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, अगर उनमें कोई इनिशिएटिव लाना है या कोई इम्प्रूवमेंट करना है उनको, तो उसके लिए क्या करना होगा कि निगरानी करनी होगी, मूल्यांकन करना होगा समय समय पर, और जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उन पर लागू करना होगा कि उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग की जाए, एवेल्यूट किया जाए, निगरानी रखी जाए और उनका मूल्यांकन किया जाए। क्योंकि टाइम चेंज होगा तो बदलाव की आवश्यकता तो होगी। आपने एक योजना बना दी, चलो योजना कार्य कर रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो योजना में अब दोबारा कोई इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो इम्प्लीमेशन करना है तो उसके लिए मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी और एवेल्यूट करना पड़ेगा, समय पर निगरानी करनी पड़ेगी, समय पर मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? जो रिसोर्स होगा वो वीक हो जाएगा, और रिसोर्स को अगर मजबूत बनाना है तो उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उसका एवेल्यूशन करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में वही बात निकल कर आती है कि जैसे अपन ने मॉनिटरिंग कर ली, एवेल्यूट किया, अब उसमें जो इम्प्लीमेंट होगा वो किस तरह से होगा? हो सकता है उसकी टेक्नोलॉजी में हो जाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ जाए, है ना। तो इस तरह से हमें टाइम पर मॉनिटर और एवेल्यूट करेंगे तो जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की आवश्यकता है वो भी हमें टाइम पर पता चल जाएगी कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। किस तरह, मान लो कोई बिल्डिंग है, मान लो अपन ने ऑफिस बना के रखा, अब उसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से और जितने भी मेंबर्स होंगे जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कैसे पता चलेगा? ये देख रेख से पता चलेगा, बीच बीच में जांच करने से पता चलेगा। जब तक जांच नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो इस वजह से ये इनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि समय समय पर सारी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं, नीति आयोग ये बोलता है कि अगर जो देश है उसका डेवलपमेंट करना है, नेशन डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो उनका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना, अलग अलग तरह से अपन एक्टिविटी करेंगे, नए नए तरीके से करेंगे, तो जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा है उसमें डेवलपमेंट होगा। और अगर उसमें आप डेवलपमेंट करते हो तो वो इस तरीके से आप सोचेंगे कि जो नेशन है उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जो मेन एजेंडा है इनका कि आप कोई भी रणनीति नई पेश करते हो वो इस तरह से होनी चाहिए कि नेशन डेवलपमेंट एजेंडा होना चाहिए, जो देश है उसका विकास हो, इस तरह से उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो नीति आयोग के 4 फीचर्स दिए हुए हैं जिन पर वो वर्क करता है, जिनसे वो पॉलिसी मेकिंग का कार्य करता है, जिनसे वो एडवाइजरी के काम करता है, जिसमें वो प्लानिंग का काम करता है। वो क्या क्या है? पहला तो ये है कि डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले मान लो आप कोई भी योजना बना रहे हो, कोई भी स्कीम बना रहे हो, तो उसके लिए उसकी पॉलिसी करनी पड़ेगी, उसकी नीति बनानी पड़ेगी और उसका एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा। भाई आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसके पहले प्लानिंग तो करोगे ना आप, तो वो सारी चीज़ बोली है। फिर दूसरा फीचर है फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब कि जो आपका सरकारी संघ है वो एक पालक की भांति होनी चाहिए। तीसरा फीचर है मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन। मतलब कि हर चीज़ की निगरानी करनी पड़ेगी और मूल्यांकन करना पड़ेगा। ज़रूरी है, आप टाइम निकलेगा उसके बाद में आपको उसमें सुधार करना है, कोई भी चीज़ पता करनी है तो उसकी निगरानी तो करनी ही पड़ेगी, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उसमें एवोल्यूशन लाना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, तब तो जाकर कुछ होगा।
फोर्थ फीचर जो है वो है थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हल। तो होता क्या है कि आपने सारी चीज़ें करनी है, आपने डिज़ाइन कर लिया, आपने फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरेशन बना लिया, आपने उसकी मॉनिटरिंग कर ली, एवोल्यूशन भी कर लिया, लेकिन ये करोगे कैसे? उसके लिए आपके पास ज्ञान भी तो होना चाहिए, और उसमें क्या नई तकनीकी लानी चाहिए, तो उसके लिए नए नवाचार होना चाहिए कि भाई आप उनमें इनोवेशन कर सको। इस तरह के आपके विशेषज्ञ मंडल होना चाहिए कि आपके पास ज्ञान है न, और आपको नवाचार लाना है, नई इनोवेशन लानी है, तो उसके लिए विशेषज्ञ मंडल का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फीचर्स हैं इसके, कि नीति आयोग के अंदर भी जितने लोग हैं वो इन्हीं चारों चीज़ों से निकल कर आते हैं। नीति आयोग की जो बॉडी है उसमें भी एक विशेषज्ञ होता है, उसके में भी जितने अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। अभी हम इसके सदस्यों की बात करेंगे तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से कार्य करता है। नीति आयोग अपने इन्हीं फीचर्स के साथ, ये सारे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, इनके साथ वर्क करता है। एग्रीकल्चर, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड रिसर्च, HRD, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनर्जी, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री, ये सभी जो साइंस टेक है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, ये इन सभी में जो नीति आयोग है अपने इन्हीं 4 फीचर्स के साथ वर्क करता है और अपनी एडवाइजरी देता है, प्लानिंग और जो पॉलिसी वगैरह है इनके लिए मेक करता है। तो सारा वर्क जो है इन सभी डिपार्टमेंट में नीति आयोग एक सपोर्ट फ्रेमवर्क का कार्य करता है, कोऑर्डिनेशन करता है इन सभी डिपार्टमेंट के साथ में। तो इस तरह नीति आयोग एक इम्पॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, क्योंकि जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं ये या तो किसी आर्टिकल के थ्रू बने हैं, या फिर ये इनमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो किसी संवैधानिक निकायों से संबंध रखते हैं। तो इन सारे निकायों, चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनसे जो संबंधित निकाय हैं, उनसे संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ भी इसका कोऑर्डिनेशन है, सपोर्ट फ्रेमवर्क का कार्य करता है नीति आयोग। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी हो जाती है। भले ये एक संवैधानिक या सांविधिक निकाय नहीं है, लेकिन एक एज अ एडवाइजरी के फॉर्म में, एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी हो जाती है। अगर हम नीति आयोग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर उसके सदस्यों की बात करते हैं, तो जो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं PM। जो प्रधानमंत्री होंगे देश के, वहीं चेयरपर्सन होंगे नीति आयोग के। ये अलग से जो बॉडी है इसके लिए डिसाइड किया गया है कि जो चेयरपर्सन बनेंगे, जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, PM हैं, तो वहीं अभी इसके चेयरपर्सन हैं नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के भी वर्तमान में चेयरपर्सन हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार जी हैं, डॉक्टर राजीव कुमार। अब 2015 में ये गठित हुआ था, तो इसके पहले कौन थे? इसके पहले वाइस चेयरपर्सन जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी थे, ठीक है। और वर्तमान में अभी कौन है? राजीव कुमार जी है। अब इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं। फुल टाइम मेंबर्स में चार लोगों को चुना जा सकता है, और कौन चुनेगा? वो ही प्रधानमंत्री जी की एडवाइस से चुने जाते हैं। वाइस चेयरमैन को भी PM जी चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनेंगे, प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। तो अभी जो फुल टाइम मेंबर्स हैं 3 हैं, 4 मैक्सिमम हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो वर्तमान में अभी कौन है? श्री VK सरास्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर VK पॉल, ये 3 मेंबर्स हैं फुल टाइम। इनके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। और ये प्री डिफाइन हो रहते हैं, मतलब जो भी मिनिस्टर वगैरह होंगे, मिनिस्टर जो रहते हैं उन्हीं को इसमें रखा जाता है। तो ये पहले से ही डिफाइन रहता है। एक्स ऑफिशियो मतलब होता है कि जो जैसे सरकार आएगी, सरकार जिसकी होगी उसी सरकार के जो मिनिस्टर होंगे वहीं इसके मेंबर बनेंगे। जैसे कि चेयरपर्सन की जो सीट होती है वो भी एक्स ऑफिशियो होती है, मतलब कि जो PM बनेगा वो नीति आयोग का चेयरपर्सन बन जाएगा। ठीक उसी तरह इसमें भी 4 मेंबर जो हैं
ये ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी, जो जो पीएम होगा उसी के सदस्य रहेंगे। तो इनका चुनाव भी कौन करेगा? पीएम करते हैं। एक्स ऑफिसियो मेंबर जो हैं ये मिनिस्टर ही डायरेक्ट बनते हैं, और इनको कौन सा मिनिस्टर रहेगा इसका सदस्य वो डिसाइड करेंगे पीएम। तो वर्तमान में अभी देखो 4 सदस्य हैं, इसमें भी मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो कौन कौन है? श्री राजनाथ सिंह हैं, वो हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। उनके अलावा श्री अमित शाह जी हैं, वो होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है। थर्ड सदस्य जो हैं, थर्ड मेंबर हैं, वो है श्रीमती निर्मला सीतारमन, ये हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। फोर्थ एक्स ऑफिसियो मेंबर जो हैं वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। अब ये किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? तो ये हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। इनके अंदर में 3 मिनिस्ट्री आ जाती है, ये 3 जगह के मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से ये चारों एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं, और ये भी प्रधानमंत्री ही डिसाइड करेंगे कि कौन कौन रहेगा। ये एक्स वर्ड का मतलब होता है जो मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे, जिसकी जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे उनकी पार्टी के ही ये मेंबर होते हैं। अब कुछ सदस्य होते हैं स्पेशल इनवाइटीज़ के। अब इसमें कौन कौन आते हैं? जो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, वो होते हैं। तो इसमें नाम दिए हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, वो हैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के। इसके क्या हैं? ये स्पेशलिस्ट हैं, तो इसके मेंबर हैं। इस वाले में स्पेशल इन्विटीज़ में जो मेंबर्स रहते हैं ये स्पेशलिस्ट होते हैं खासकर, तो उनके नाम दिए हुए हैं। और स्पेशल इन्वाइटीज़ के अलावा भी एक सदस्य होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। अभी वर्तमान में जो नीति आयोग हैं उसके सीईओ कौन हैं? श्री अमिताभ कांत हैं इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस तरह से ये बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, हमने देख लिया। देखो इसमें क्या क्या था। सबसे पहले थे, देखो चेयरमैन थे जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन कौन है? वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन हैं? 3 हैं अभी वर्तमान में, उनके नाम अपन ने देख लिए हैं। उसके अलावा एक्स ऑफिसियो मेंबर हैं 4, तो उनके भी नाम अपन ने देख लिए, स्क्रीन में दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। उसके अलावा स्पेशल इन्विटीज़ हैं, वो भी अभी 4 मेंबर हैं वर्तमान में, ठीक है, तो उनके नाम भी दिए हुए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एक रहेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कौन है वर्तमान में? अभी श्री अमिताभ कांत जी हैं। तो इस तरह से हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमने देख लिया है कि कितने मेंबर्स हैं और कहाँ कहाँ पर इनकी पोस्ट है, या इनको किस नाम से पुकारा जाता है, किस टाइप की इनकी मेंबरशिप रहती है, ये हमने देख लिया। नीति आयोग से जुड़ी 2 ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, जो हैं एक निलर्ड है और एक है डेमियो। तो निलर्ड का फॉर्म है, देखो NILERD, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और दूसरा है डेमियो, तो DMEO, जिसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस। यहाँ पर नीति आयोग की टीम दी हुई है। तो टीम में जो मेंबर्स वगैरह दिए हैं हमने वो स्ट्रक्चर में देख लिए हैं कि अभी वर्तमान में कौन क्या है। तो इस तरह से हमने ऑफिशियल साइट देख ली है। अब हम अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उसकी तरफ देखते हैं कि क्या क्या नीति आयोग के कार्य हैं और क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, हम उनको पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री भी देख लेंगे अभी हम नोट्स में, है ना। तो अब हम नोट्स डिस्कस करते हैं। नीति आयोग की जो हमें जनरल इन्फॉर्मेशन थी, जो हमें वेबसाइट से मिल गई है, ऑफिशियल साइट से मिल गई, वो हमने देख ली। अब हम थोड़ा और इसकी हिस्ट्री, किस तरह से ये तैयार की गई है बॉडी, इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से इसका गठन किया है। तो ये जो आयोग है नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत बदलाव राष्ट्रीय संस्थान। मतलब भारत
एक ऐसा राष्ट्रीय संस्थान है ये नीति आयोग, जो पॉलिसी बनाएगा, जो एडवाइजरी करेगा, और ये इस तरह की एडवाइजरी करेगा कि जितने भी और संस्थान हैं, जितने भी गवर्निंग ऑफिस, जितने की गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, जितने भी प्राइवेट वाले ऑफिस हैं, जो स्टेट और यूनियन में ऑफिस वगैरह हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें ये इस तरह के अपने विचार प्रकट करेगा कि उससे बदलाव आए। कैसा बदलाव आए? जिससे देश की उन्नति हो, ऐसी प्लानिंग करेगा कि जिससे डेवलपमेंट हो। नीति आयोग की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो नीति आयोग की जो शुरुआत है वो होती है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एक अलग था। हाँ, ये उसमें बदलाव करके इस बॉडी को बनाया गया है, उसमें सुधार करके बनाया गया है। जब सुधार हो जाता है ना, जैसे अपन बोलते हैं जनरेशन चेंज हो गई है, जैसे कि कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इस तरह के इम्प्रूवमेंट हो गए टेक्नोलॉजी में, और नई नई जनरेशन के उसमें बदलाव हुए हैं। तो एक नया जब बदलाव आता है तो हम उसको जनरेशन बोल देते हैं, लेकिन ये पूरी अलग बॉडी ही बना दी गई थी, इसमें सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो उसका आधार था वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था। भारत योजना आयोग जो था उसी से निकलकर नीति आयोग आया है। तो नीति आयोग की शुरुआत होती है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से। अब हम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं, भारत योजना आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन है वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को भारत योजना आयोग का गठन किया गया था। अब ये जो आयोग था, भारत योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या था? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेटूटरी बॉडी था। मतलब कि गैर संवैधानिक निकाय था और गैर सांविधिक निकाय था। इसका ना तो संविधान में कोई उल्लेख था, ना ही किसी अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। मतलब कि कोई आर्टिकल वगैरह नहीं थे इसके लिए, और ना ही कोई एक्ट वगैरह था। तो इस तरह से ये आयोग बनकर गठित होता है। ठीक है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल था, ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। तो किस तरह की बॉडी थी ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। किस तरह की बॉडी थी? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब कार्यकारिणी निकाय था ये। किस तरह का और क्या कार्य करता था ये? एडवाइजरी बॉडी थी। एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल सकते हैं इसको, या फिर एडवाइजरी बॉडी बोल सकते हैं। इसका गठन किस तरह हुआ था? तो वो हुआ था कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट रेजोल्यूशन आया था, कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा गया था कि भाई हमारे साथ इतने देश में, इतना बड़ा देश है, अलग अलग राज्य बन गए हैं, आज़ाद हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हो गया बनकर, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आर्टिकल दिए हैं, एक्ट दिए हैं। तो भी एक ऐसा हमें प्लान तैयार करना चाहिए, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि पूरे देश को जो जोड़ कर रखे। तो उसके लिए कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया और एग्जीक्यूटिव बनाई, जिसको हम भारत योजना आयोग बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या था? तो भैया इसके काम ये क्या थे? इसके काम थे इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब क्या? मतलब कि भारतीय आर्थिक और सामाजिक विकास है वो होना चाहिए। तो इसके लिए ये प्लानिंग करेगा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद है रिसोर्स यूज़। अब जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी संसाधन रहेंगे, उनका यूज़ कैसे किया जाए वो भी देखना है। फिर बजट यूज़। अब जो बजट पारित होता है उसको किस तरह से डेवलप करेंगे, उसकी प्लानिंग भी तो करनी है, तो वो कार्य भी ये करेगा। फिर पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण भी करेगा। तो ये भी कार्य कौन करेगा? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा था। फिर उसके बाद में रिसर्च वगैरह हो रही थी, तो अनुसंधान जितने भी बन रहे थे, रिसर्च जो होगी, आपने एक योजना निकाल दी या कोई कार्यक्रम निकाल दिया, कोई स्कीम निकाली है, तो उसके लिए रिसर्च भी तो चाहिए, तब तो उसके तहत आप स्कीम निकालोगे। तो वो कौन करेगा? और चलो आपने बना दी स्कीम, अब वो कार्य कर रही है, तो उसके बाद भी तो उसमें रिसर्च की आवश्यकता होती है, तो वो कौन करेगा? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, भारत योजना आयोग करेगा। फिर इंक्रीज प्रोडक्शन की बात करते हैं ये, तो जितना भी प्रोडक्शन होगा, उत्पादन में वृद्धि करनी है, देश में, राज्यों में, स्टेट में, यूनियन में जो
प्रोडक्शन करना है उनको, उसको इंक्रीज़ भी तो करना है। कि ऐसा नहीं कि हमने एक प्लांट लगा दिया है, कोई एक संस्था चल रही है, अब वो प्रोडक्शन कर रही है, हमेशा एक ही प्रोडक्शन के बेस पे तो वो कार्य नहीं करेगी। उसमें कुछ इंक्रीमेंट भी तो होना चाहिए, उसमें कुछ इम्प्रूव होना चाहिए। तो इंक्रीज प्रोडक्शन, जितना भी उत्पादन है उसमें वृद्धि भी होनी चाहिए। तो ये इसकी प्लानिंग भी कौन करेगा? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, भारत योजना आयोग करेगा। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको बनाया क्यों गया था, किस तरह से इसको बनाने का आइडिया आया। तो भारत योजना आयोग है, इसको बनाने का आइडिया निकल कर आता है 1934 में। एक बुक लिखी गई थी, वो लिखी थी बुक एम विश्वेश्वरैया ने। उस बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। देखो, जब देश में आज़ादी की बात चल रही थी तो उस टाइम पे इकोनॉमिकल इशूज़ आ रहे थे, क्राइसिस आ रहे थे। तो 1934 के समथिंग तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि नॉर्मल था, लोग अपने आप को आज़ाद मानने ही लगे थे। भले 47 में हम लोग आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले से तो तैयारी चलने लगी थी ना। जैसे कि एक दिन में तो कोई आज़ाद हो नहीं जाएगा, प्लानिंग उसकी पहले से चलती है। तो इकनॉमी की सारी चीज़ें देखी जा रही थी। जो कैग वगैरह था तभी बनाया गया था, है ना। तो उस टाइम भी कैग की तैयारी चल रही थी बनाने की। तो जब 1934 में ये बुक पब्लिश होती है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कौन सी बुक? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया की ये बुक लॉन्च होती है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो यहाँ से शुरुआत होती है, इकोनॉमी के लिए प्लान किया जाने लगा। बहुत से सारे लोग इससे इंस्पायर होते हैं, वो अब इकोनॉमी के बेस पे देश को देखने लगे कि यार इसका जो हमें प्लान करना चाहिए, जितनी भी इकोनॉमी है या जो भी चीज़ें चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं या जो कार्य किए जाएंगे भविष्य में, उसके लिए एक यहाँ से आइडिया मिल जाता है। इस बुक के द्वारा एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से एक प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, प्लान करना चाहिए चीज़ों को, है ना। तो भारत नियोजित अर्थव्यवस्था की बात की गई थी इनकी बुक में। एम विश्वेश्वरैया की जो बुक थी, ये बुक का नाम याद रखना, हो सकता पूछ लिया जाए। फिर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी। अब नेशनल प्लानिंग कमेटी जब बनाई गई तो उसके जो चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे वो कौन थे, अध्यक्ष कौन थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कमेटी बनाई गई थी, इसका भी कार्य वही था कि प्लानिंग करनी है, हमें देश के हित में कुछ प्लान करना है। इसके बाद 1944 में 1944 में फर्स्ट प्लान तैयार होता है, बॉम्बे प्लान। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जितने भी वहाँ के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों ने प्लान किया बॉम्बे प्लान। उसके ये लेकिन इस प्लानिंग में एक कमजोरी थी। इन्होंने क्या किया कि अपनी इंडस्ट्री के बेस में देखा था, पूरे हर चीज़ को नहीं देखा। इन्होंने बोला कि हमारा फ़ायदा होना चाहिए, उस हिसाब से प्लानिंग की थी। फिर उसके बाद 1944 में ही 1944 में एक गांधीयन प्लान आया था। ठीक है, गांधीयन प्लान के अध्यक्ष कौन थे? उसके थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये थे अध्यक्ष। तो इन्होंने क्या किया था कि जो सोशल चीज़ें थी, सोशलिस्ट चीज़ें थी, सामाजिक चीज़ें थी, उनके लिए वर्क किया था। इसमें प्लान रखा था कि इस तरह से हमको कार्य करना चाहिए। तो कुछ लिस्ट दी हुई है जो उस टाइम पे प्लान किए गए थे। इनमें से एक प्लान था बॉम्बे प्लान था, उसके अलावा एक पीपुल्स प्लान था, और महालनोबिस मॉडल के बारे में तो आप जानते हो, जो अपना सेकंड प्लान आया था। तो उसमें जो मॉडल उठाया गया था वो महालनोबिस जी का मॉडल था। तो इसके अलावा जो प्लान थे वो थे, एक सर्वोदय प्लान आया था, गांधीयन प्लान आया था, उसके अलावा वेजगुड मॉडल आया था। तो इतने सारे प्लान्स जब तैयार होते हैं, लेकिन इनकी रूपरेखा कुछ समझ में नहीं थी, सब अलग अलग कर रहे थे। बॉम्बे प्लान में केवल इंडस्ट्री की बात की जा रही थी, गांधीयन प्लान या सर्वोदय प्लान में केवल एक सामाजिक जो थे, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड हो गई, उनकी बात की जा रही थी। वेज गुड प्लान मॉडल में क्या किया जा रहा था कि जो गुड्स वगैरह थे उनसे संबंधित चीज़ों के बारे में व्यापारी जो थे वो इस मॉडल में बात कर रहे थे। तो कुछ डिसाइड नहीं था कि इन लोगों के कुछ प्लान, जो भी प्लान बन रहे थे वो एक मत पर नहीं थे, सब अलग अलग थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा
जो कैबिनेट था, कैबिनेट में ये सोचा कि यार एक हमें प्लानिंग कमीशन बनाना चाहिए, एक ऐसा कमीशन बनाना चाहिए जो सारे डिपार्टमेंट को जोड़ के रखे। तो उसके लिए फिर इस बॉडी का गठन किया गया जिसको हम आज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जो वर्तमान में तो नीति आयोग हो गया है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया उस टाइम जब हुआ करता था तो वो इसी बेस पे रखा गया था कि जितने भी प्लान्स बनाए जा रहे हैं ये किसी एक डिपार्टमेंट के लिए जैसे बनाया गया है, तो उनको जोड़ने के लिए, उनको देखने के लिए किसी की भी तो आवश्यकता है, उनको एडवाइस करने के लिए किसी की आवश्यकता है, पॉलिसी देने के लिए। अब इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में कौन कौन था। चेयरमैन थे, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन थे। चेयरमैन हुआ करते थे पीएम, पहले भी थे और आज नीति आयोग में भी जो चेयरमैन है या चेयरपर्सन है वो कौन रहते हैं, पीएम रहते हैं। तो कंपोजिशन में क्या देखते हैं हम कि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था उसके अध्यक्ष हुआ करते थे पीएम। उसके अलावा एक डिप्टी चेयरमैन होता था जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते थे, पीएम किया करते थे, प्राइम मिनिस्टर करते थे उनकी डिप्टी चेयरमैन की नियुक्ति। फिर उसके अलावा 6 कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। वो कहाँ से होते थे, संघ से होते थे, यूनियन से, सेंट्रल से हुआ करते थे। इसमें जो स्टेट के मिनिस्टर होते थे उनको काउंट नहीं किया जा सकता था, उनको मेंबर नहीं बनाया करते थे। ये लोग 6 मेंबर रहेंगे, वो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री के रहेंगे, ये बोला गया था। उसके अलावा मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो इस तरह से हमने कंपोजिशन देख ली कि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था उसकी कंपोजिशन क्या थी, उसके सदस्य क्या किस तरह से हुआ करते थे, कौन कौन उसका सदस्य था। एक चेयरपर्सन था, उसके अलावा एक डिप्टी चेयरपर्सन था, चेयरमैन बोलो या चेयरपर्सन एक ही बात है। तो एक चेयरमैन था, दूसरे डिप्टी चेयरमैन थे, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे और मेंबर सेक्रेटरी इनके अलावा हुआ करते थे। नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन इसके अंडर में भी कुछ ऑटोनोमस बॉडी कार्य करती थी। इनके लिए क्या करती थी, कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ थी जो काम करती थी। मतलब उनकी प्लानिंग कौन करेगा, वो करता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो कौन कौन थे, कैबिनेट्स होते थे, स्टेट होते थे, यूनियन में जो ऑटोनोमस बॉडीज़ वगैरह रहती थी वो इनसे संबंध रखती थी। अब इसमें हुआ क्या था, जब ये बॉडी बनकर तैयार हुई, प्लानिंग कमीशन तैयार हुआ, तो इन्होंने बोला कि जो हमारा जो प्लान रहेगा, जितनी भी हम गवर्नमेंट आएगी वो किस तरह से आनी चाहिए। उन्होंने बोला कि 5 साल के हिसाब से आनी चाहिए। और ये कहाँ से लिया गया था, ये रसिया को फॉलो किया था, यूएसएसआर जो होता है। तो जो ये 5 ईयर प्लान है ये लिया गया था रसिया से, यूएसएसआर से। पहला जो प्लान आया था हमारा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसकी लिए बोला था 5 ईयर प्लान, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आया था। उसका मॉडल क्या था, हेडर डॉमर मॉडल रखा गया था, उस पर वर्क किया था। फिर सेकेंड जो प्लान आया था उसमें महालनोबिस मॉडल को रखा गया था जिसके बेस पे सारे कार्य किए गए। तो जो ये 5 ईयर प्लान थे ये किस तरह से रखे गए थे, किस तरह से कार्य करेंगे। रीजनल एंड नेशनल प्लानिंग होती थी। तो हमारे जो इंडिया ने था उसने किस तरह से रखा, उसने रीजनल की बात नहीं की। उन्होंने बोला कि जितने भी कार्य किए जाएंगे वो नेशनल लेवल पे किए जाएंगे, उसकी प्लानिंग कुछ इस तरह से होगी कि नेशनल प्लानिंग होनी चाहिए, रीजनल प्लानिंग नहीं रखी जाएगी। और सारे जितने भी प्लान्स बनाए जाएंगे वो देश को सोचकर बनाए जाएंगे। मतलब और इन्होंने बोला कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जितने भी प्लान बनाए जा रहे हैं वो टॉप टू बॉटम कार्य करेंगे। तो यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की कि ये टॉप टू बॉटम कार्य कर रहा था। मतलब कि उच्च स्तर के जो लोग हैं, जो सेंट्रल में बैठे हैं, जो यूनियन में बैठे हैं, वो लोग सारे स्टेट पर वर्क करेंगे, उनका दबदबा बना रहेगा ये स्टेट पे। तो ये इसकी कहीं ना कहीं कमी थी, क्योंकि जो इतना बड़ा देश है, सारे राज्य हैं, हर राज्य की अपनी अलग ज़रूरतें हैं और उनकी प्लानिंग उस हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे थे, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कर क्या रहा था, भारत योजना आयोग कर रहा था कि जितने भी प्लान बनाए जाएंगे वो यूनियन के हिसाब से बनाए जाएंगे, सेंट्रल को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने कोई प्लान बना लिया मान लो एग्रीकल्चर से संबंधित, अब वो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम हर जगह अलग अलग है। कहीं पे पानी की प्रॉब्लम है, पानी कम है, पानी मिल नहीं रहा है,
तो वो उस स्टेट में तो सूखा हो गया ना, वो तो पानी की कमी है, वहाँ एग्रीकल्चर होगा नहीं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ स्टेट वालों को सोचना पड़ेगा। लेकिन इनकी प्लानिंग जो भी होती थी वो सेंट्रल से चलती थी। वो बोलते थे कि टॉप टू बॉटम हम कार्य करेंगे, हम जो भी बनाएंगे वो पूरे देश के लिए लागू होगा। तो अब देखो पानी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है ना, तो वो प्रॉब्लम मैनेज नहीं हो पाती थी इनके प्लान्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी क्योंकि डिपार्टमेंटल इश्यूज भी आते थे। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या थी इस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि भारत योजना आयोग को ख़त्म करना पड़ा, उसको एक ख़त्म करके दूसरी बॉडी बनानी पड़ी। क्या प्रॉब्लम्स थी हम उसको देखते हैं। तो देखो जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ना, इन पॉइंट्स का एक साथ निकलता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है वो वर्क करता था टॉप टू बॉटम। मतलब सेंट्रल पर कोई आदमी बैठा है, दिल्ली में कोई इंसान बैठा है और वो राज्यों के बारे में बात कर रहा है, उसको कुछ पता भी नहीं है, वो जाकर देख भी नहीं रहा कि कौन से राज्य में क्या प्रॉब्लम है। बस उन्होंने वहाँ से प्लान बना दिया है और वो प्लान पूरे देश में चलेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तब कि होना क्या चाहिए, आपको हर स्टेट एक रिपोर्ट देगा कि भाई हमारे इधर पर ये प्रॉब्लम है, आप चेक कर लो और आप उस हिसाब से हमें प्लान करके बता दो, कोई सॉल्यूशन निकाल कर बता दीजिए। तो ऐसे वर्क करना था, लेकिन ये टॉप टू बॉटम वर्क कर रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ रही थी इस बेस पर। पहली, स्ट्रक्चर मैकेनिज्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब संरचना तंत्र जो था वो ही गलत था, वो टॉप टू बॉटम वर्क कर रहा था। तो यहीं से शुरुआत होती है इसके गलत होने की। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है रेजोल्यूशन ऑफ सेंटर स्टेट एंड मिनिस्ट्रियल इश्यूज। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध थे और मंत्रिमंडल का जो इश्यूज थे उनका समाधान नहीं हो पा रहा था। उनके समाधान भी तो करना है। केंद्र और राज्यों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी या उनके बीच में जितने भी संबंध बनाए जाएंगे उनका समाधान होना चाहिए। और जो मिनिस्टर हैं, जो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, तो उनके बीच में जो इशू है या अलग अलग मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में भी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो उनका समाधान भी करना है। तो ये वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इसके लिए अलग से उन्होंने सदस्य नहीं रखे थे कि इनके बीच में कोई पॉलिसीज़ नहीं बना रखी थी कि इनके बीच में कोई संयोग बैठ जाए कि ये लोग अच्छे से करें, इनकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, है ना। तो ये इनका दूसरा कमज़ोर पॉइंट था। फिर तीसरा पॉइंट है वीक नेटवर्क विथ थिंक टैंक। अब हुआ क्या कि जो इनके विशेषज्ञ थे, अब विशेषज्ञ जो थे वो ही वीक थे। मतलब वीक किस तरह थे। थर्ड पॉइंट है वीक नेटवर्क विथ थिंक टैंक। अब ये जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके जो विशेषज्ञ मंडल की एक बॉडी बनी हुई थी, जो प्रबंध मंडल हुआ करता था, इनका नेटवर्क ही वीक है, बहुत कमज़ोर हुआ करता था। इस वजह से ये बॉडी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई थी। फिर इस फोर्थ पॉइंट है लेक ऑफ एक्सेस टू एक्सपर्टीज़ आउटसाइड गवर्नमेंट। अब जो भी गवर्नमेंट के सदस्य, गवर्नमेंट के विशेषज्ञ थे, उनके पास बहुत कमी थी। उनके क्या कमी थी कि सरकार के बाहर जो विशेषताएं हुआ करती थी वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पा रहे थे। मतलब आप देखो सेंट्रल से काम कर रहे हो, आप टॉप से कर रहे हो, आप बॉटम तक जा ही नहीं पा रहे। जब तक वहाँ जाओगे नहीं आपको समझ कैसे आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। आप दिल्ली में बैठे हो और कन्याकुमारी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ जब तक आप जाओगे नहीं या फिर वहाँ से कोई मेंबर आ नहीं रहा है तो आपको उसकी जानकारी रहेगी नहीं। तो ये भी था कि ये वहाँ से कुछ ले ही नहीं रहे थे, अपना काम सीधे सौंपते कि भाई ये प्लानिंग है आप करो, जो हम बोल दिए वो आपको करना पड़ेगा। आप पूछो तो सही, सबसे पहले पूछना भी तो पड़ेगा कि भाई आपके पास प्रॉब्लम क्या है, हम उसका समाधान करेंगे। आप डायरेक्ट समाधान देते जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम का पता नहीं है। तो ये भी इसका जो है पॉइंट है वो बहुत बेकार था, जिसकी वजह से प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है कमज़ोर पड़ गया था। इसके बाद ही हमें नीति आयोग की इस ज़रूरत पड़ी, सुधार करना पड़ा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी इनको रिमूव करना था, क्योंकि इनका जो काम था, ये लोग बात कर रहे थे, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बात कर रहा था किसकी,
टॉप टू डाउन डेवलपमेंट अप्रोच लगा रहे थे ये लोग, तबकि इस अप्रोच की कोई ज़रूरत नहीं थी। कैसी अप्रोच चाहिए थी? हमें डाउन टू बॉटम टू टॉप अप्रोच की ज़रूरत थी। हमें बॉटम टू टॉप की अप्रोच की ज़रूरत थी। एक निचले स्तर से लेकर एक उच्च स्तर तक किस तरह से कार्य ले जाना है, ये हमें देखना था। हमारा दृष्टिकोण कुछ इस तरह का होना चाहिए था कि हमें नीचे से ऊपर की तरह जाना है, तो हमारी अप्रोच ऐसी ही होनी चाहिए थी। हमारा दृष्टिकोण जो है वो कुछ इस तरह का होना था। प्रॉब्लम अब इन्हीं सारी प्रॉब्लम के चलते क्या हुआ कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको समाप्त कर दिया गया और 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। जितनी भी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम्स थी या जितने भी कमज़ोर मुद्दे हुआ करते थे, कमज़ोर पॉइंट थे उनकी बॉडी के, वो सारे रिमूव करने, जो भी तरीका था उनका कार्य करने का तरीका था, उन सारी चीज़ों में सुधार करके उसी आयोग में इम्प्रूवमेंट किया गया, उसी में इम्प्लीमेंट किया गया और उसकी जगह पर एक नया नाम दिया गया और नई बॉडी को गठित किया गया, जिसको हम आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, इस नाम से जानते हैं। तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और ये किस तरह से गठित हुआ? ये भी यूनियन कैबिनेट रेजोल्यूशन के द्वारा गठित किया गया। ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और ना ही इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। पॉलिसी थिंक टैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है, एडवाइजरी बॉडी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक जैसे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था वैसे ही ये है, ठीक है। उसी तरह ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है ये, और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। किस तरह की बॉडी है? ये एक कार्यकारिणी निकाय है। नीति आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से ही नीति आयोग का गठन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस तरह से इसका गठन किया गया। इसके लिए ना तो कोई एक्ट आया है और ना ही कोई आर्टिकल है। तो इस तरह से कैबिनेट रेजोल्यूशन, यूनियन कैबिनेट रेजोल्यूशन के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से इसके मेंबर हैं, कौन कौन हैं। तो हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पहले सबसे ऊपर रहेंगे चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होगा? पीएम रहेंगे। चेयरपर्सन जो हैं ये भी एक एक्स ऑफिसियो मेंबर रहेंगे। जो चेयरपर्सन है वो एक एक्स ऑफिसियो मेंबर रहेंगे। पदेन अध्यक्ष रहेंगे, मतलब कि पीएम का जैसे ही चुनाव होगा, जैसे ही कोई पीएम बनेगा, वो नीति आयोग का अध्यक्ष ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। इसके बाद वाइस चेयरपर्सन होंगे। तो वाइस चेयरपर्सन का जो लेवल रहेगा वो जो सीईओ लेवल का व्यक्ति रहेगा वो ही वाइस चेयरपर्सन बनेगा नीति आयोग का। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन कौन थे? फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे अरविंद पंगड़िया जी, और प्रेजेंट में अभी राजीव कुमार जी हैं। उसके अलावा गवर्निंग काउंसिल रहेगी, जिसमें सीएम या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल के जो लोग रहेंगे वो गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिलिंग मतलब होता है शासी परिषद। शासी परिषद के सदस्य कौन रहेंगे? जो मुख्यमंत्री लेवल के लोग हैं वो ही इसके सदस्य रहेंगे। उसके बाद है रीजनल काउंसिलिंग, क्षेत्रीय परिषद। अब इसके सदस्य कौन रहेंगे? इसके सदस्य भी सीएम या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो अधिकारी होंगे वो बनेंगे। मुख्यमंत्री या फिर कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोग रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष बनेंगे, सदस्य बनेंगे। उसके बाद है फुल टाइम मेंबर्स। तो फुल टाइम मेंबर्स में ही वाइस चेयरपर्सन जो हैं वो रहेंगे, शामिल होते हैं। फुल टाइम मेंबर्स की अगर हम लिस्ट की बात करें तो वाइस चेयरपर्सन फुल टाइम मेंबर में आते हैं। उनके अलावा 2 सदस्य रहेंगे पार्ट टाइम मेंबर्स से।
फिर 4 सदस्य रहेंगे फुल टाइम मेंबर्स से, फिर 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे। अब ये 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होते हैं? जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो ही इसके सदस्य होते हैं, ये 4 होते हैं। और फुल टाइम मेंबर्स जो होते हैं इनकी मैक्सिमम संख्या 4 होती है, ये 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद CEO रहेंगे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो 1 रहेंगे। इनके अलावा भी कुछ सेक्रेटरीज होते हैं, ये सारे के सारे फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। और इनको कौन चुनेगा? इनको प्रधानमंत्री की एडवाइस या प्रधानमंत्री ही चुनेंगे इन सभी सदस्यों को। स्पेशल इन्विटीज़, अब इसमें भी PM जो रहेंगे, प्रधानमंत्री, वो सदस्य चुनेंगे। और इसकी लिमिट दी नहीं गई है कि कितने सदस्य रहेंगे स्पेशल इन्विटीज़ में, लेकिन ये प्रधानमंत्री के द्वारा फिक्स कर दिए जाते हैं कि, और ऊपर नीचे हो सकती है इनकी संख्या। वो चाहें तो जो 3-4 स्पेशलिस्ट को भी रख सकते हैं, हो सकता 2 ही स्पेशलिस्ट को रखेंगे, तो वो PM के ऊपर रहता है। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम एम्स की बात कर लें या फंक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर एम्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। नीति आयोग के एम्स क्या क्या हैं, या फिर फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है, ये सब देख लेते हैं कि क्या है। जो पहला कार्य है नीति आयोग का, वो है रिसर्च, कंसल्टेंसी और टीम बनाना। पहली बात तो वो रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, फिर कंसल्टेंसी करेंगे, परामर्श वगैरह देते हैं, है ना। फिर टीम तैयार करते हैं, टीम तैयार करेंगे, जो भी परामर्श देना है और अनुसंधान करना है तो उसके लिए टीम की आवश्यकता होगी। तो ये इनका कार्य रहेगा करना। फिर क्या करेगा नीति आयोग? नीति आयोग इंटर मिनिस्ट्री, इंटर स्टेट, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। जो मिनिस्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट की है उनके लिए इस तरह से प्लान करेंगे, या उनके बीच में जो समझौता है वो करेंगे। और इंटर स्टेट और सेंट्रल दोनों में ही जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कोई स्कीम आ रही है तो वो दोनों ही मुद्दों को रखा जाएगा कि ना तो सेंट्रल में प्रॉब्लम होनी चाहिए ना ही स्टेट में, और आज आस पड़ोस के जो स्टेट रहेंगे उनको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का कार्य करते हैं कि सभी के बीच में एक मित्रता बनी रहे। फिर उसके बाद में कोऑपरेटिव्स फेडरेशन, मतलब कि सरकारी संघ जो बनाए गए हैं उनके बीच में भी देखो स्टेट और सेंट्रल दोनों से ही मजबूती होनी चाहिए संबंधों में। जितने सरकारी संघ हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों, उनके बीच में अगर संबंध स्ट्रांग है, उनके बीच में अच्छी मतलब उनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो उससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक्स आ स्ट्रॉन्ग नेशन। मतलब कि अगर राज्य मजबूत बन जाएगा तो देश तो ऑटोमेटिक ही मजबूत बनेगा। तो एक अच्छे राष्ट्र की मजबूती के लिए अच्छे राज्य की मजबूती भी आवश्यक होती है। तो इस तरह से जितने भी सरकारी संघ हैं वो सेंट्रल और स्टेट में जो भी कार्य करेंगे उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो कार्य कौन करेगा? वो नीति आयोग कार्य करेगा कि इनके बीच में जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाए वो कुछ इस तरह बनाई जाए कि दोनों सभी के बीच में स्ट्रॉन्ग रहे रिश्ते। उसके बाद में क्या है कि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था वो कार्य कर रहा था टॉप टू डाउन डेवलपमेंट अप्रोच लगा रहा था। अब जो ये विकास की बात करते हैं नीति आयोग जिस तरह के विकास की बात करते हैं, जिस तरह के दृष्टिकोण की बात करते हैं, वो किस तरह का है? बॉटम टू टॉप, मतलब एक नीचे स्तर से आप ऊपर के स्तर तक बात ले जाएंगे। ऊपर का स्तर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ऐसा कर लो, नहीं, हमारे इधर से प्रॉब्लम जाएगी ऊपर के स्तर में, सेंट्रल में जाएगी, यूनियन में जाएगी, फिर उसके बाद वो विचार करेंगे और अपनी प्लानिंग हमें बताएंगे कि किस तरह से अप्रोच लगाना है। उसके बाद डेली पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो डेली पॉलिसी फ्रेमवर्क है, डेली नहीं भाई डिजाइन। इसके बाद है डिज़ाइन पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब कोई योजना बनाई जा रही है, कोई कार्य किया जा रहा है स्टेट लेवल पर और यूनियन लेवल पर, तो उसके लिए जो एक नीतक ढांचा है, जो एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, वो कार्य कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। उसके बाद अगले पॉइंट में बोला गया है कि जो ज्ञान, नवाचार और उद्यमशील है, इसमें एक इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए
कि जो नॉलेज है, जो इनोवेशन है, वो इम्प्रूव होना चाहिए। उसका समर्थन प्रणाली इस तरह की बनाई जानी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो हर कार्य में जो नॉलेज है, इनोवेशन है, ये हमें देखकर चलना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें नीति आयोग किस तरह से कार्य करेगा। नीति आयोग जो नॉलेज और इनोवेशन की बात करता है वो इस तरह के सिस्टम की बात करता है, इस तरह के सिस्टम सपोर्ट की बात करता है कि एडवाइजरी में वो बोलता है नीति आयोग कि आप इस तरह से अपना सपोर्ट सिस्टम बना के रखो, समर्थन प्रणाली दो कि जो ज्ञान है, नवाचार है और उद्यमशीलता है वो बनी रहे, उसमें इनोवेशन होना चाहिए आपके कामों में। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़। तो जो डिपार्टमेंटल इशूज़ आ रहे हैं, जो सेक्टर में इशूज़ आ रहे हैं, है ना, उसमें रेजोल्यूशन लाना, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें बदलाव होने चाहिए नए नए, ताकि उनके बीच में डिपार्टमेंटल इशूज़ जो हैं वो बिगड़ने नहीं चाहिए, वो बनने चाहिए। तो इस तरह से भी नीति आयोग अपनी एडवाइस देता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जिससे कोई भी कार्य किया जा रहा है तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर बाधा ना प्रकट करे या फिर कोई हस्तक्षेप ना करे। अब नेक्स्ट पॉइंट में नीति आयोग कहता है कि जो भी प्रोग्राम बनाया गया है, अगर उसमें इम्प्लीमेंट आपको करना है तो समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मॉनिटर एंड एवेल्यूएट द इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर एंड एवेल्यूट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब नीति आयोग ये कहता है कि जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लिए निगरानी और मूल्यांकन बीच बीच में करते रहना चाहिए, जिससे कि प्रोग्राम जो है उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उसमें बदलाव हो सके, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो इस तरह से नीति आयोग के जो कार्य थे इस तरह कार्य करता है। वो कार्य करता है कोऑपरेटिव फेडरेशन के लिए, वो कार्य करता है रिसर्च कंसल्टेंसी टीम वर्क के लिए, और डाउन बॉटम टू टॉप वर्क करता है। वो पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, मॉनिटरिंग की बात करते हैं, एवेल्यूशन की बात करते हैं, तो इनोवेशन की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं। तो ये नीति आयोग है, इस तरह की पॉलिसी प्रकट करते हैं, इस तरह की प्लानिंग करते हैं ये लोग। इसके बाद प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, किन प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है। अब हम नीति आयोग के प्रिंसिपल की बात करें तो नीति आयोग है वो किस प्रिंसिपल्स पर काम करता है। पहली बात तो नीति आयोग ये कहता है कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो, उसमें लोगों का सहयोग होना चाहिए, पीपुल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, धारणीता होनी चाहिए, उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड होना चाहिए, मतलब कि जनसंख्यात्मक लाभांक होना चाहिए, उसके बाद विलेज इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, गाँवों का जो है वो समाशील होना चाहिए, उसमें कुछ गाँवों का भी जो गांव वगैरह हैं, छोटी छोटी जगह हैं, ग्राम वगैरह हैं, उनको भी उस प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। तो लोग भी शामिल होने चाहिए, गवर्नेंस भी शामिल होनी चाहिए, विलेज भी शामिल होनी चाहिए। इस तरह की बात करते हैं, इस तरह के प्रिंसिपल की बात करते हैं कि आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम नीति आयोग के जो फंक्शंस हैं उनको ये कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी किस बेस पर बनाते हैं, जो नीति आयोग के फीचर्स थे, हमने अभी ऑफिशियल साइट पे जो फीचर्स 4 फीचर्स देखे थे, उसी बेस पर हम जो एक कैटेगरी बनाते हैं फंक्शंस की। तो किस बेस पे ये कार्य करते हैं, किस कैटेगरी के बेस पे फंक्शंस की, वो देख लेते हैं। देखो ये दोनों पॉइंट जो हमने देखे थे, पहली बार फीचर्स देखे थे, फिर हमने देखे थे कहाँ पर वो कार्य करते हैं, कौन कौन सी बॉडी में, तो उसी बेस पे हमने ये बनाए। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब। फिर दूसरा पॉइंट है पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। तो देखो इसके अंदर कुछ पढ़ने का है नहीं, हमने बहुत सारा देख लिया है, लेकिन हम देख लेते हैं ये कहाँ पर किस तरह से कार्य करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब। दूसरा है पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, मतलब नीति और कार्यक्रम जो बनाए हैं उनका ढांचा किस तरह से तैयार करना है, फ्रेमवर्क किस तरह से तैयार करना है वो। फिर उसके बाद है फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरेशन, मतलब कि पालक सरकारी संघ हैं जो,
सरकारी संघ हैं उनको इस तरह बनाया जाए कि वो एक पालक की भांति कार्य करें, है ना। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन। तो मॉनिटरिंग करनी है और एवोल्यूशन करना है, जितने भी प्रोग्राम रहेंगी उनकी समय समय पर निगरानी और मूल्यांकन करना है। उसके बाद में रिसर्च ब्रांच, तो हर एक प्रोग्राम के लिए एक रिसर्च ब्रांच की व्यवस्था करनी है। वो नीति आयोग बोलता है कि इस तरह से हमने एक कैटेगरी रखनी है कि जो प्रोग्राम है उसके लिए रिसर्च ब्रांच वगैरह बनानी है, उनके लिए टीम इंडिया ब्रांचेस वगैरह बनानी है ना, शोध शाखा वगैरह बनानी है। फिर उसके अलावा नॉलेज एंड इनोवेशन की बात करते हैं तो नीति आयोग बोलता है कि नॉलेज इनोवेशन के लिए भी तो ज़रूरी है करना। आप जो प्रोग्राम बना रहे हो तो उसके लिए एक कैटेगरी बना के रखनी है कि नॉलेज और इनोवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा कार्यों में, है ना। तो उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स वगैरह भी होने चाहिए, तो वो कहाँ आएंगे, नॉलेज एंड इनोवेशन में आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद रीजन काउंसलिंग जो होती है, जो क्षेत्रीय परिषद वगैरह होती हैं उनके बीच में कोई इश्यूज हैं तो उनको भी सॉल्व करना है। तो ये इस तरह के इसके कार्य हैं, उनको हमने एक अलग तरह के कैटेगरी बना दी है कि ये कहाँ कहाँ पर किस तरह से कार्य करते हैं। तो रीजनल काउंसलिंग है, जो क्षेत्रीय परिषद हैं उनके इश्यूज़ पर वर्क करती है नीति आयोग। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया एंड आईसीटी। अब इन दोनों फील्ड से जुड़ी जितने भी प्रोग्राम्स रहेंगे वो कुछ इस तरह के होने चाहिए कि उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और गुड गवर्नेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट। तो जो इंटर डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में कोई इश्यू नहीं बनना चाहिए। उनके बीच में एक तरह का समझौता रहना चाहिए कि हम आपके डिपार्टमेंट की हेल्प करेंगे, आप हमारे डिपार्टमेंट की हेल्प करोगे। तो इस तरह से हमने सारे फंक्शंस देखे थे। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल देखे और प्रिंसिपल के बेस पे जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से कैटेगराइज्ड किए जा सकते हैं वो हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि जो नीति आयोग है वो कुछ इंडेक्स भी जारी करता है। इंडेक्स जारी करता है क्यों? क्योंकि देखो हर स्टेट है, अब स्टेट में प्लानिंग जो चल रही है तो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कौन कितना अच्छे से कार्य कर रहा है, कौन अच्छे से उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं या फिर कोई स्कीम चलाई जा रही है या जो गवर्नमेंट सुविधाएं प्रदान कर रही है, तो उन चीज़ों के लिए कौन सा स्टेट अच्छे से वर्क कर रहा है, तो उसके लिए इंडेक्स जारी करती है नीति आयोग। नीति आयोग इंडेक्स जारी करेगी तो उसके थ्रू वो बता देगी कि इस वाले डिपार्टमेंट के लिए या फिर इस वाली फील्ड के लिए ये वाला जो स्टेट है, ये वाला राज्य है, बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। तो उसके आधार पर वो पूरा इंडेक्स जारी करेगी और उसके बाद वो रैंकिंग बताते हैं। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, इसमें रैंकिंग कौन से स्टेट की अच्छी है, फिर कौन से शहर की अच्छी है, तो ये इस टाइप से इंडेक्स जारी करती है। जैसे इसके कुछ इंडेक्स है जो नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं, उनमें से है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। अब इसमें क्या है, कौन सा स्टेट स्कूल में जो गवर्नमेंट ऑफ स्कूल्स वगैरह हैं या प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो उसके हिसाब से रैंकिंग देते हैं। उसके बाद है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, कौन से स्टेट में वाटर मैनेजमेंट अच्छा है। उसके अलावा नेशनल हेल्थ इंडेक्स है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है। तो ये सारे इंडेक्स जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा और उनका मेन उद्देश्य रहता है कि जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो हमने प्लानिंग की है या जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा वर्क किए जा रहे हैं उन पे कौन सी स्टेट या कौन सा शहर रैंकिंग हासिल कर रहा है, कौन अच्छे से वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें इससे देखी जाती है। फिर कुछ उनको अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, है ना। तो ये इंडेक्स जारी करना और इन चीज़ों को देखना ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब आपकी एक रैंक लगेगी तो आप और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो एक टाइप का कंपटीशन बना रहता है हर स्टेट के बीच में कि हमें रैंकिंग हासिल करनी है। इन इंडेक्स के थ्रू उनकी रैंकिंग बताई जाती है और वो अपने उस डिपार्टमेंट में इम्प्रूव करते हैं। मान लो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम। मान लो हम बात करते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स।
अब इस इंडेक्स में जब 2019 में जारी किया गया था, तब अपने एमपी की रैंक क्या थी? 14वीं थी, है ना। केरल की शायद फर्स्ट रैंक थी और एमपी की 14 नंबर में था। लेकिन जब ये 2020 में इंडेक्स जारी किया गया, तब एमपी की रैंक आ गई 13वीं। मतलब एमपी ने इम्प्रूव किया ना। एमपी ने, मध्य प्रदेश ने इनोवेशन में वर्क किया। उसने कुछ इस तरह का अपने कामों में इनोवेशन किया कि उसकी रैंक बढ़ गई। तो ये जो इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं ना, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये इंडेक्स जारी किए जा रहे हैं और इससे पता चल जाता है कि कौन सी स्टेट अभी कितने पानी में है, किस तरह से कार्य कर रही है। तो नीति आयोग बताओ कितना अच्छा कार्य कर रही है कि वो इंडेक्स जारी कर देती है, रैंकिंग बता देती है और उसके बाद में स्टेट में जो गड़बड़ी चल रही है, जो अभी कमजोरियां हैं, वो उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद एक नोट है, वो है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। कोविड-19 के लिए नीति आयोग ने ये योजना जारी करी थी, वो है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ये प्रोग्राम चलाया था नीति आयोग ने कोविड-19 के लिए। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है ये पूछा जाए। 2019 में कोविड-19 आया था और पूरा 2020 निकल गया, हमें पता भी नहीं चला, है ना। और नीति आयोग का जो कार्य करने का तरीका है, वो 3 स्टेट पर कार्य करता है: विजन पर, स्ट्रेटजी पर और एक्शन पर। मान लो वो कोई कार्य कर रहा है, तो उसका विजन होता है कि 3 साल तक वो उसके लिए कार्य करेगा और बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। अगर वो कार्य आगे बढ़ता है तो वो स्ट्रेटजी के रूप में उसको 7 साल तक कार्य करता है। मैक्सिमम 15 साल लेकर चलते हैं 15 ईयर के लिए, तो वो एक्शन पर आ जाता है। तो अगर वो 3 ईयर के लिए किसी चीज़ के लिए, प्रोग्राम के लिए कार्य कर रहा है, तो वो विज़न रहेगा उसका। अगर वो स्ट्रेटजी के साथ कार्य करता है तो 7, और किसी एक्शन के साथ कार्य करता है तो 15 ईयर। मतलब ये अपने कार्यों को करने का जो टाइम है, उसके लिए 3 वर्ड चूज़ किए हैं और उसी आधार पे अपनी प्लानिंग करता है। विज़न, स्ट्रेटजी, एक्शन। 3 ईयर, 7 ईयर, 15 ईयर, ये 15 साल तक के जो इसके प्रोग्राम रहते हैं। अगर 3 ईयर कंप्लीट होगा तो विज़न में रखा जाएगा उसको। और अगर स्ट्रेटजी के साथ उसका, देखो कार्य तो वो अच्छे से ही करेगा, तीनों थीम के अकॉर्डिंग करेगा, विज़न, स्ट्रेटजी और एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो कार्य की समय है, कार्य का जो समय है, उसको बांट दिया है इसने कि अगर वो 3 साल में हो गया तो वो विज़न में आ जाएगा, और 7 ईयर तक अगर उसमें टाइम लगता है उस प्रोग्राम में तो वो स्ट्रेटजी, और अगर 15 ईयर लगते हैं तो वो एक्शन में। कार्य वो लेकिन एक जैसा ही करेगा। इस तरह से हमने नीति आयोग के बारे में सभी कुछ देख लिया है। तो आपको यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब गठन हुआ था उसका, है ना। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग का हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के जो अभी मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और जो उसके अलावा जितने भी सदस्य हैं, उनकी लिस्ट आप देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ठीक है। और कौन से सदस्य को कौन चुन सकता है, ये भी देख लेना। पीएम ही मैक्सिमम जितने भी मेंबर्स रहते हैं, पीएम के ऊपर चॉइस रहती है। और जो फुल टाइम सदस्य रहते हैं ना, फुल टाइम सदस्यों में संख्या देख लेना कैसी क्या है ना। अब एक नज़र हम डालते हैं जो विकिपीडिया है उस पर। तो विकिपीडिया क्या कहता है नीति आयोग के बारे में? नीति आयोग के बारे में विकिपीडिया कहता है कि पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये दिया हुआ है। तो फुल फॉर्म है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक थिंक टैंक है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कार्य करता है, ये बोलता है। फिर ये इसके गोल्स क्या हैं, किस तरह से ये कार्य करता है? तो ये कार्य करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इनके गोल्स रहते हैं। ये किसके किसके बीच में कार्य करेगा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो होता है, सरकारी संघ होते हैं उनके लिए, और जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होते हैं, प्रतिस्पर्धी संघ होते हैं, उनके लिए भी ये कार्य करता है। और इसकी जो अप्रोच रहती है वो होती है बॉटम टू हाई, है ना। बॉटम टू टॉप होती है, बॉटम टू अप होती है। तब की प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, उसकी क्या थी, टॉप टू बॉटम थी। लेकिन इसमें ये बदलाव है कि ये जो वर्क करता है, ये वर्क करेगा बॉटम टू हाई की तरह, इसकी अप्रोच रहती है। और
हमने देखा था कि नीति आयोग है वो किस तरह से इनिशिएटिव रहती है, वो टोटल 15 ईयर के लिए प्लान डेवलप करती है। अगर वो 3 ईयर के लिए प्लान बनाती है तो वो उसका विज़न कहलाता है, और अगर वो 7 ईयर के लिए प्लान बनाती है तो वो स्ट्रेटजी प्लान आ जाता है। फिर उसके लिए एक्शन प्लान आता है 15 ईयर के लिए। ठीक है, तो इसी ये नीति आयोग के द्वारा है कि अमृत डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन है, ये चलाए गए हैं। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो अटल इनोवेशन मिशन काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, थोड़ा बहुत आप उसको देख लेना कि किस तरह से अटल इनोवेशन मिशन चलाया जाता है और कहाँ कहाँ पर वर्क करता है ना। इसके बाद मीडिया एजुकेशन रिफॉर्म की बात करते हैं नीति आयोग, एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करता है। तो ये अलग अलग रिफॉर्म के लिए प्लानिंग बनाता है और एडवाइजरी देता है, पॉलिसी मेकिंग का कार्य करते हैं, है ना। और उसी के लिए ये अलग अलग इंडेक्स वगैरह निकालते हैं, जैसे ये दिया स्वच्छ भारत अभियान, तो इंडेक्स वगैरह भी जारी करते हैं ये। अब देखते हैं कि जो नीति आयोग है इसका गठन कब हुआ था, ये फॉर्म्ड कब हुई थी बॉडी, तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसके पहले इसे मतलब इसको बनाया किस तरीके से गया था, इसका जो आधार था, इसका जो बेस था वो कौन था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था। उसी के आधार पर नीति आयोग का गठन किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और इसके जो बजट है, बजट दिया है तो उससे हमें मतलब नहीं है। अब अभी इसके जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो कौन है, नरेंद्र मोदी, पीएम ही इसका चेयरपर्सन होता है। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन कौन है, राजीव कुमार जी हैं। उसके पहले और सीई कौन है, सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अभी अमिताभ कांत जी सीईओ हैं। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग होती है, प्लानिंग के लिए वर्क कर रहा है, तो ये इसकी ही मिनिस्ट्री है। नीति आयोग की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है। उसके बाद वही सारी चीज़ें लिखी है कि यह बनाया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। और ये प्लानिंग कमीशन के आधार पर कार्य करता है। पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जानते थे, जिसको पूरी बॉडी को चेंज करके आज नीति आयोग कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन टॉप टू डाउन मॉडल पर कार्य करता था, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसको हटा के नीति आयोग ने बॉटम टू टॉप कार्य करना चालू कर दिया है। डाउन टू टॉप मॉडल इसने बनाया है, जिसके आधार पर ये कार्य करता है। और ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट है, इसीलिए ये बहुत अच्छी बॉडी हो जाती है नीति आयोग। अब नीति आयोग में जो सदस्य वगैरह रहते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं, और अलग अलग जो यूनियन टेरिटरी हैं, जो जो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर वगैरह भी होते हैं। तो ये सारे इनके सदस्य होते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके बाद सीएम्स हो गए, उसके बाद में ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गए, तो ये सारे इसके सदस्य होते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, उसमें काफ़ी हिस्ट्री हमें जानकारी मिल गई। लेकिन जब नीति आयोग की हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बदलाव करने का प्रस्ताव रखा। और ये बदलाव कहाँ पर था, ये बदलाव गया था यूनियन कैबिनेट के पास में। तो यूनियन कैबिनेट ने एक एवोल्यूशन लाए हैं, और जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था उसका नाम बदल कर, और उसमें जितने भी वीक पॉइंट थे, जितनी प्रॉब्लम्स थी, उनको रिमूव करके नीति आयोग का गठन किया गया। और ये गठन हो गया था 1 जनवरी 2015 से, इसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये किस तरह की एक एडवाइजरी बॉडी है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारिणी निकाय के रूप में इसको जाना भी जाता है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने काफ़ी डीप से देख लिए हैं, जैसे यहीं की डेवलपमेंट वगैरह करना है, और डेवलपमेंट किस किस के बीच में किस तरह से कार्य करेगा, देश को लेके चलना है ये। उसके बाद फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। मतलब जो स्टेट है वो स्ट्रांग बनेगा तो नेशन भी स्ट्रांग बनेगा। अगर राज्य स्ट्रांग बनेंगे, राज्यों को अगर मजबूत किया जाएगा तो देश मजबूत होगा। इस तरह का ये फॉस्टर कोऑपरेटिव
फेडरलिज्म है इनका। फिर उसके बाद में ये डेवलप मैकेनिज्म की बात करते हैं, जिसमें एक बॉटम से लेकर टॉप के लिए बात करते हैं कि अगर आप स्टेट वगैरह को अगर अच्छा करोगे तो जो नेशन है वो अच्छा होगा, अगर आप स्टेट में वर्क करोगे तो यूनियन में अच्छा कार्य होगा। मतलब कि एक छोटे स्तर से बड़े स्तर की बात करते हैं। फिर उसके बाद 5th पॉइंट में ये इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और पॉलिसी की बात करते हैं, जितनी भी नीति और रणनीति वगैरह बनाई जाएंगी उनके बारे में बोलते हैं। फिर उसके बाद 5th पॉइंट में इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं। ये सब हमने उसमें देख लिया। ऑफिशियल साइट के बारे में जब देखा था तो सेम पॉइंट है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। देखो ये वर्ड टू वर्ड देखो वही चीज़ें लिखी हैं, है ना। यहाँ पर एक नीति आयोग का इनिशिएटिव था, उसकी बात कही गई है, वो है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2019 में लॉन्च हुआ था। और इसके बाद में 2020 में अगर पूछ लेगा कि ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, कौन से निकाय ने, कौन सी बॉडी ने, तो उसमें आपको नीति आयोग चूज़ करना है। हमने मेंबर्स के बारे में 2 बार देख लिया है, एक तो वेबसाइट पे देखा था ऑफिशियल, और एक बार अपने नोट्स पे देख लिया। लेकिन इसको अभी फिर से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्या है, क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब हम मेंबर्स की बात करते हैं। हालांकि मेंबर्स की बात हम 2 बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देखेंगे। क्या है, मेंबर्स जो हैं ये इसको समझना है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चेयरपर्सन है जो, वो कौन रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं अभी। और इसमें एक गवर्निंग काउंसिलिंग होती है। गवर्निंग काउंसिल जो होती है उसमें चीफ मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं, है ना। और रीजनल काउंसिल होती है, उसके सदस्य कौन रहते हैं? उसके सदस्य होते हैं चीफ मिनिस्टर्स, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, और यूनियन टेरिटरी के सदस्य होते हैं। उसके बाद फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं। उसमें एक वाइस चेयरपर्सन रहेगा। उसके बाद 4 फुल टाइम मेंबर्स रहेंगे। ये पीएम के ऊपर डिसाइड रहता है कि 4 मैक्सिमम रख सकते हैं, बाकी वो 3 भी बोले तो 3 रख सकते हैं या 2 भी, है ना। उसके अलावा 2 पार्ट टाइम मेंबर्स रहते हैं, और उसके अलावा फिर 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, और उसके बाद एक सीईओ रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन वाले जितने मेंबर हुए वो हो गए। उसके अलावा एक रहेगा स्पेशल इन्विटीज़ वाला। स्पेशल इन्विटीज़ वाले में एक नहीं, मतलब पीएम के ऊपर डिसाइड रहेगा, 3-4 कुछ भी हो सकते हैं, ये पीएम के ऊपर डिसाइड करता है। तो पीएम ही डिसाइड करेंगे, मतलब चेयरपर्सन ही नीति आयोग के बाकी जो सदस्य होते हैं उनको डिसाइड करते हैं कि कौन रहेगा। अब ये लिस्ट दी हुई है कि वर्तमान में अभी कौन क्या है। तो देखो चेयरपर्सन कौन है अभी, वो है नरेंद्र मोदी जी पीएम। फिर वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार जी है। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये हैं। फिर उसके बाद में स्पेशल इन्विटीज़ में नितिन गडकरी जी हैं, पीयूष गोयल हैं, ये सारे नाम दिए हुए हैं। फिर फुल टाइम मेंबर्स के नाम दिए हुए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत जी हैं, है ना। तो ये सभी के नाम दिए हैं। तो इस तरह से हमने नीति आयोग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, कहीं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हमने अभी तक सारे पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप अपने नोट्स बना लेना, इसको देखकर अपने तरीके से बना लेना। हालांकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपने तरीके से बनाना है। तो इस तरह हमारा नीति आयोग से संबंधित जो ये चैप्टर था, जो ये लेसन था, पूरा समाप्त होता है। धन्यवाद।